Hi students, today we are going to study our third chapter's next topic, that is the town planning of Mohenjo-daro. In 1922, the town of Mohenjo-daro was excavated by Rakhaldas Banerjee and Dayaram Sahni. ये वो दो लोग थे जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं इस टाउन को खोजने के लिए। मोहनजोदारो अभी पाकिस्तान में है, भारत में ये नहीं है। अब हम पढ़ेंगे इस टाउन की प्लानिंग के बारे में, जिसमें पहला टॉपिक है हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ टाउन। तो जो टाउन था इसके अंदर घर जो बनाए गए थे वो थोड़ी ऊंचाई पे, यानी कि उनकी जो प्लिंथ रहती है वो थोड़ी ऊंचाई पर बनाई गई थी। जैसे आप देखते हो कि जो बिल्डिंग्स, जो नए घर बनते हैं, उनके नीचे जो नींव भरी जाती है उसको थोड़ा हाइट दिया जाता है और उसको सड़क से थोड़ा ऊंचा रखा जाता है। उसी प्रकार से जो ये शहर के घर थे, मोहनजोदारो के जो घर थे, उनको भी थोड़ा हाइट पे बनाया गया था। इनकी प्लिंथ थोड़ी ऊंची रखी गई थी ताकि इनको फ्लड और डैम्पनेस, यानी कि इनको बाढ़ और जो गीलापन, नमी रहती है, उससे बचाया जा सके, इसलिए थोड़ी ऊंचाई पर बनाए जाते थे। अब जो अमीर लोग थे, रिच पीपल थे, उनके जो हाउसेस थे वो डबल स्टोरीड थे, जिसमें लगभग 5 से 7 कमरे होते थे। जबकि पुअर लोग थे, उनके जो घर थे वो सिंगल स्टोरीड थे, जिसमें 2 से 3 कमरे हुआ करते थे। ज़्यादातर जो टाउन्स थे वो सब फोर्टिफाइड थे, यानी कि किले बने हुए थे। उनके चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी ताकि उस टाउन को सेफ गार्ड, यानी उसको प्रोटेक्ट किया जा सके दुश्मनों से। इन घरों के जो दरवाजे थे वो मेन रोड पर ना खुल के जो छोटी गलियां रहती हैं उनके अंदर खुलते थे। और इन घरों के अंदर स्टोर हाउसेस, किचन, बाथरूम्स भी मिले हैं, यानी कि इन घरों के अंदर सब सुविधाएं पाई जाती थी। यानी कि स्टोर हाउसेस भी थे जहाँ पर स्टोर रखा जाता था सामान को, किचन भी पाए गए हैं और बाथरूम्स भी मिले हैं। यानी कि पुराने समय के इस टाउन के अंदर सब तरह की सुविधाएं थी जो आज हमारे घरों में भी हैं। इन घरों को एयरी, यानी कि एक अच्छे तरीके से वेंटिलेटेड बनाने के लिए दरवाजे और खिड़कियां भी प्रॉपरली अरेंज की गई थी ताकि घर के अंदर जो वेंटिलेशन है वो प्रॉपर रहे। अब हम पढ़ते हैं वहाँ की रोड्स के बारे में, यानी कि हमारा दूसरा टॉपिक रोड्स। इस शहर की जो रोड्स थी वो काफ़ी वाइड, चौड़ी थी, जिसकी चौड़ाई लगभग 9.75 यानी कि 9.75 मीटर्स, यानी कि लगभग पौने 10 मीटर चौड़ी ये सड़कें थी। इन बड़ी रोड्स को जोड़ने के लिए छोटी रोड्स का भी प्रयोग किया जाता था, जो आस पड़ोस के इलाकों को उस बड़ी रोड से मिलाती थी। रोड्स इतनी चौड़ी थी कि वहाँ पर एक ही समय में कई गाड़ियाँ वहाँ से पास हो सकती थी। रोड्स के किनारों पे साइड में कुछ पिट्स, यानी कि कुछ गड्ढे भी पाए गए हैं। इन गड्ढों से अनुमान लगाया जा सकता है कि शायद उस समय पे लैंप पोस्ट जो हैं वो भी रोड के किनारे होती होंगी। जो रोड्स थी वो मेनली स्ट्रेट ही जाती थी, यानी कि जो सड़कें बनाई जाती थी वो सीधी बनाई जाती थी, ना कि कर्व्स के अंदर, यानी कि गोलाई में बिल्कुल भी नहीं, बस वो स्ट्रेट ही बनाई जाती थी। और जो रोड्स थी वो एक दूसरे को राइट एंगल पे मिलती थी। जैसे कि आप अगर एग्जांपल के तौर पे देखें तो चौराहा होता है, जो चौराहे पर, यानी कि जो एक रोड ईस्ट, एक वेस्ट और एक नॉर्थ और एक साउथ को जाती है, और वो जो चारों रोड्स मिलती हैं तो वहाँ पर एक राइट एंगल बनता है जिसको हम एक चौराहा भी कह सकते हैं। अब चलते हैं हम तीसरे टॉपिक पे, जो है ड्रेनेज सिस्टम। अब इस शहर का जो ड्रेनेज सिस्टम था वो इस शहर का एक यूनिक फीचर माना जाता है। ऐसा ड्रेनेज सिस्टम कहीं भी दुनिया में नहीं पाया गया है, नहीं देखा गया है। ऐसा सिर्फ और सिर्फ एक आइलैंड है, दैट इज़ कॉल्ड द आइलैंड ऑफ क्रीट, दैट इज़ इन द मेडिटेरेनियन सी। सिर्फ इस आइलैंड पे इस तरह का ड्रेनेज सिस्टम पाया गया था, इस पैटर्न का। बाकी दुनिया में किसी अन्य जगह पर इस प्रकार का सिस्टम देखने को नहीं मिला है। ये सिस्टम जो था, यानी कि जो ड्रेनेज सिस्टम इतना कारगर था कि ये शहर से गंदे पानी को बाहर भेजने के लिए काम में लाया जाता था। हर एक घर के अंदर एक सेस्पिट होता था,
सेसपिट मतलब एक ऐसा गड्ढा जिसके अंदर पूरे घर का गंदा पानी यानी कि यूज़ वाटर जो भी है वो वहाँ पर जाकर इकट्ठा हो जाएगा। फिर वहाँ से वो पानी शहर से बाहर भेज दिया जाएगा किसी अन्य सुविधा के द्वारा, यानी कि जो नालियाँ वगैरह होती हैं उसके द्वारा वो शहर से बाहर भेज दिया जाएगा। तो ये जो ड्रेनेज सिस्टम का जो पैटर्न है, ये हमको बताता है कि उस समय के लोग जो थे, वो अपने हेल्थ के बारे में यानी कि अपने स्वास्थ्य के बारे में, साफ-सफाई के बारे में कितने ज़्यादा वो कंसर्न थे। अगला टॉपिक है जो वो है पब्लिक बाथ्स। मोहनजोदारो की एक्सकवेशन के दौरान बड़े-बड़े बाथरूम्स भी देखने को मिले हैं, पाए गए हैं। इन बाथरूम्स के अंदर साफ पानी के आने की और गंदे पानी के जाने का भी पूरा इंतज़ाम था। वहाँ पर गर्म पानी की सुविधा भी थी और छोटे कमरे भी बनाए गए थे जिनको हम चेंजिंग रूम्स के तौर पे आज यूज़ करते हैं। तो कहने का मतलब उस समय भी चेंजिंग रूम्स होते थे। पब्लिक बाथ्स यानी कि जो पब्लिक बाथरूम्स जो बनाए जाते थे, इनका उपयोग रेगुलर डेज़ में नहीं, बट जो फेस्टिवल्स और जो रिलीजियस सेरेमनीज़ होती थी यानी कि जो धार्मिक सम्मेलन होते थे, उस समय पर इनका उपयोग होता होगा, जब भारी मात्रा में काफ़ी बड़ी भीड़ के रूप में श्रद्धालु या लोग वहाँ पर उन फेस्टिवल्स या फिर रिलीजियस सेरेमनीज़ में भाग लेने के लिए आते होंगे। तो उनको वहाँ पर नहाने की सुविधा देने के लिए पब्लिक बाथ्स बनाए जाते होंगे। अब अगला टॉपिक है हमारा पब्लिक बिल्डिंग्स। अब उस समय 2 बड़ी बिल्डिंग्स के अवशेष हमको मिले हैं मोहनजोदारो से, और ये दोनों जो बिल्डिंग है, ऐसा माना जाता है कि इन दोनों बिल्डिंग्स का उपयोग किया जाता होगा एज अ टाउन हॉल, या तो टाउन हॉल के तौर पे, या फिर थिएटर के रूप में, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस के रूप में, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ पे ग्रैनरी यानी कि उसको गोडाउन के रूप में भी यूज़ किया जाता होगा। पर ऐसी बिल्डिंग्स भी पाई गई हैं जिनको बैरक के रूप में यूज़ किया गया होगा। बैरक ऐसी जगह जहाँ पर सोल्जर्स को रखा जाता है, यानी कि जहाँ पर सोल्जर रहते हैं। तो ये जो है पब्लिक बिल्डिंग्स में ये सब चीज़ें होती होंगी। तो ये था हमारा मोहनजोदारो की टाउन प्लानिंग के